मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दिस साइड से कृष्णा गुप्ता इज वेलकम यू। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड फाइन। आई एम आल्सो डूइंग वेल एंड फाइन। आई एम आल्सो फाइन एंड डूइंग वेल। यू आर आल्सो फाइन एंड डूइंग वेल। तो जैसा कि ये अपना गाइडेंस सीरीज चल रहा है और इसके पहले मैंने हाउ टू स्टडी एएफएम, हाउ टू स्टडी एफआर ये पढ़ा दिया। इस वाले वीडियो में मैं हाउ टू स्टडी ऑडिट के बारे में बताऊंगा कि पहले तो ऑडिट पढ़ना कैसे, पहले वो देखो। जब रिवीजन फेज पे आएंगे तो रिवाइज कैसे करेंगे, कैसे क्या क्या चीजें वो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हाउ टू स्टडी वाले फेज में आप चल जाओ। तो हमें ऑडिट पढ़ने के लिए उठाना कब है? तो आई विल सजेस्ट यू अ डेफिनेट टाइम फॉर स्टडिंग ऑडिट। मतलब आप अगर लेक्चर भी ले रहे हो तो आप बिफोर एग्जाम, जब से है एग्जाम के बिफोर 15 मंथ पहले आप ले लेना, 15 से 12 मंथ पहले, या फिर आप बोल सकते हो 1 साल पहले तक आपको ले लेना चाहिए। क्योंकि लास्ट के बाद में वो एक महीने एक लास्ट के 1 साल में आप क्या करते हो, डीटी या आईडीटी के सब्जेक्ट्स उठा लेते हो, क्योंकि वो टाइम पे अमेंडमेंट्स वाले सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ने होते हैं। तो आई सजेस्ट यू, आपके एग्जाम को अगर 18 मंथ्स बाकी है, 15 मंथ्स बाकी है, तो उस टाइम पे आप ऑडिट का बैच ले लेना। तो चलो देखते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा ऑडिट के बारे में, समझते हैं ऑडिट क्या कहना चाहता है, क्या चीज है। सो एज इट इज वन ऑफ द वेरी थियोरेटिकल सब्जेक्ट, theoretical सब्जेक्ट एंड रिक्वायर्स कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अब ये सब्जेक्ट में कैसा है पता है, थियरी सब्जेक्ट है। मतलब यहाँ पे आपको कुछ प्लस माइनस एफ आर एफ एम नहीं चलेगा यहाँ पे कि आपने बहुत कंसेप्ट पढ़ा, एकदम दिमाग में घुसा लिया और अब बस पेपर पे सॉल्व करके आ रहे हैं। नहीं, ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट है इन टर्म्स ऑफ 70 to 80%, 60 to 80% का रेंज है जहाँ पे ये पूरा ही थियरी है। और ये पूरा सब्जेक्ट ना की वर्ड्स पे चलता है। यानी जो एग्जामिनर होता है ना, अगर क्वेश्चन एज इट इज आ रहा है तो उसको कीवर्ड देखेगा। एग्जामिनर जब पेपर चेक करता है ना, हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले एग्जामिनर को क्या चाहिए, एग्जामिनर को चाहिए कीवर्ड्स। अगर आपके आंसर में कीवर्ड्स है आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इससे आपको रट्टा मारना पड़ेगा। हार्श ट्रुथ बता रहा हूँ बट यही रियलिटी है, इसे आपको रट्टा मारना पड़ेगा। दुनिया का हर एक सीए इस सब्जेक्ट को रट्टा मार के ही पास होता है। अगर वो नहीं हो रहा है, अगर लक बाय चांस निकल गया तो बहुत बढ़िया, बट हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को इस सब्जेक्ट को समझना भी पड़ता है, रट्टा भी मारना पड़ता है। तो देखो दो रास्ते हैं, या तो आप समझ के रट्टा मारो तो जल्दी याद हो जाएगा, या तो आप रट्टा ही मारो तो थोड़ा लेट याद होगा, बट एट द एंड आपको रट्टा तो मारना है। तो ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और ये ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आपका ग्रुप पास होने से आपको रोक सकता है, क्लियर होने से आपको रोक सकता है, सीए बनने से रोक सकता है। तो कहते हैं ना, जो चीज हमें सीए बनने से रोकेगा ना, उस चीज को अपन पहले टैकल करेंगे। ठीक है, जो चीज की हेल्प से अपन बन जाएंगे तो अपने साथ ही है, जैसे एफ आर एफ एम अपने साथ ही है। बट ये ऑडिट जैसा सब्जेक्ट है ना, हमें रोकता है। बट ऐसा नहीं कि ऑडिट बहुत टफ है, ये है वो है, नहीं, ऑडिट टफ नहीं है। इट इज इजी व्हेन यू आर स्टार्ट लविंग इट करके। आप इसे प्यार करना चालू करो, आप इसे पढ़ना चालू करो तो आपको समझो। हाँ, रेटाफिकेशन है, जिन लोगों को रेटाफिकेशन नहीं जमता उनके लिए टेक्निक्स भी बहुत सारी होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट ये एक बात आपको याद रखना है, ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होने वाला है आपके एग्जाम में भी। 5 to 10% अगर प्रैक्टिकल आ गया, वही कारों की लिमिट वगैरह चेक करने आ गई, या फिर पी के कुछ लिमिट, बस उतना ही आएगा, बाकी तो कुछ नहीं आने वाला है। आगे बढ़ता हूँ, और इसके अंदर ना आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। सर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कहाँ कहाँ चाहिए, देखो आपको बताता हूँ। अगर आप एसएएस पढ़ रहे हो ना, सारे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के अंदर आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि कौन सा ऐसे कब लगने वाला है। ठीक है, दूसरा, जब आप पी पढ़ रहे हो, प्रोफेशनल एथिक्स, तभी भी आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लगेगी कि कौन सा क्लॉज कब पिक्चर में आने वाला है। तीसरा, जब आप कंपनी लॉ पढ़ोगे। चौथा, जब आप एसआरई, एसएई, वो सारे जब पढ़ोगे जो न्यूली एडेड हुए हैं मे 24 के सिलेबस में, जब आप वहां पे पढ़ोगे ना, तो ये सारी जगह पे आपको कंसेप्ट लगेगा कि ये क्यों हो रहा है। बट कंसेप्ट कहाँ नहीं लगेगा, बैंक ऑडिट हो गया, लिमिट्स है, मेथड है, याद करना है, एनबीएफसी हो गया, ठीक है, फिर आपका ग्रुप ऑडिट हो गया, ये सारे जो चैप्टर्स है, फिर आपका इन्वेस्टिगेशन हो गया, ये सारे जो चैप्टर, इसमें कंसेप्ट तो थोड़ा लगता है बट जो कीवर्ड्स होते हैं ना वो ज्यादा लगते हैं। तो आपको क्या करना है, जो कीवर्ड्स वाले चैप्टर है ना जितने भी, वो एकदम ऐसे जहन में बसा लेना। जितने भी कीवर्ड्स वाले चैप्टर पूरे जहन में बसा लेना कि यार उससे रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन आया, केस सिनारियो घुमा गया, वो तो मुझे 5 में से 4 चाहिए ही चाहिए। दूसरा, पी वाले जितने भी क्वेश्चन है सारे क्लॉज जहन में बैठा लेना है कि क्लॉज आधी रात को उठ के पूछो बता दूंगा, ऐसे के सारे हेडिंग के नाम, और कहाँ ऐसे कब एप्लीकेबल होता है। तो अभी तो आप जस्ट लेक्चर वॉच कर रहे हो, तो पहले लेक्चर वॉच करने पे ध्यान दो। आपको क्या करना है, लेक्चर वॉच करने के लिए किसी भी प्रोफेसर का फास्ट ट्रैक बैच ले लेना। फास्ट ट्रैक बैच में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। एट द एंड सब्जेक्ट आपको ही याद करना है, आपको ही रट्टे मारने, ठीक है। और जहां पे आपके कंसेप्ट को क्लैरिटी मिले एंड रिवाइज करना है बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट लेक्चर। जस्ट लाइक दैट मैंने बोला, आप नेक्स्ट लेक्चर में जा रहे हो उसके पहले आपको क्या करना है, रिवाइज करते हुए जाना है।
जैसे पहला लेक्चर देखा, पहले लेक्चर में जितना भी कंसेप्ट पढ़ा, अब यहाँ पे कंसेप्ट ही नहीं हुआ। अगर आपको प्रोफेसर कीवर्ड्स याद करवा रहे तो आप कीवर्ड्स पूरा याद करके नेक्स्ट लेक्चर में जाओगे। अगर आपको कंसेप्ट बताया, कंसेप्ट पढ़ के नेक्स्ट लेक्चर में जाओगे। बट जितना प्रोफेसर ने पढ़ाया, अगर मैं बोलता हूँ प्रोफेसर की 3 आवर्स का लेक्चर है, आप 1 आवर देखो, बट 1 आवर ही देखना। हो सकता है अगर आपको लग रहा है कि नहीं 3 आवर ज्यादा हो जाएगा, आप सिर्फ 2 घंटे देखो। 2 घंटे में सामने वाले प्रोफेसर ने आपको जितना याद कराया ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उतना रख लेना कि चलो 2 घंटे में सामने वाले प्रोफेसर ने जितना मुझे याद कराया, जितना मैं समझाऊं, वो नेक्स्ट लेक्चर में जाने से पहले यहाँ आ जाना चाहिए। ठीक है। एंड एट द एंड इट इज यू दैट यू नीड टू लर्न सब्जेक्ट। और एट द एंड ये आप हो जिसे वो सब्जेक्ट को लर्न करना है, याद करना है। ठीक है, समझिए ये बात। तो आपको क्या करना है, लेक्चर अच्छे से देखना है, और नेक्स्ट लेक्चर में जाने से पहले पहले वाले लेक्चर का पूरा कंटेंट इधर होना चाहिए। अगर 50% भी हो गया ना तो भी चलेगा, बट यहाँ पे तो होना ही चाहिए। वो होने के बाद अब आप क्या करोगे, एक नोटबुक बनाओगे और राइट करोगे ऑल कीवर्ड्स एंड रिवाइज इट डेली। ये क्या कह रहे हो सर, थोड़ा समझा दो हमें। देखो, जब आप ऑडिट पढ़ोगे ना, सपोज करो कि आपने, अरे ये क्या बन गया, सपोज करो बॉक्स बनाना था कि आपने ना ग्रुप ऑडिट उठाया। ठीक है, अब जब आप ग्रुप ऑडिट उठा रहे हो तो उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट आते हैं। एक एग्जाम्शन वाला पॉइंट है, फिर कॉन्स, फिर हम सीएफएस को इंक्लूड करेंगे नहीं करेंगे वो एग्जाम्शन वाले पॉइंट में आता है। फिर ग्रुप ऑडिट, जो हमारी सब्सिडरी है, जो हमारी पेरेंट है, वो पेरेंट कंपनी कौन से अजम्पशंस, कौन से कंसिडरेशन ध्यान रखेगी जब वो ऑडिट करेगी। तो इन सब के ना कीवर्ड्स होते हैं। तो आपको किसी ऐसे प्रोफेसर्स की वीडियो लेने हैं, बुक लेनी है। अगर आपको लग रहा है आपको वीडियो नहीं देखनी है, कोई बात नहीं, आप रिवीजन लेक्चर देख के भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी ले सकते हो। बट अगर आपको लग रहा है कि आपने किसी प्रोफेसर का नोटबुक लेना है जिसके अंदर कीवर्ड्स हाईलाइटेड हो, जो भी कीवर्ड्स हो ना वो हाईलाइट होने चाहिए, दैट्स इट, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपने उनके कीवर्ड्स को लिखना है, जो भी कीवर्ड्स हो गए वो लेना है, और एक बुक बनानी है, और उस बुक में हेडिंग लिखना है और उस कीवर्ड को लिखना है। ठीक है, एक कीवर्ड लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, तो आपके कीवर्ड्स आ गए। आगे पीछे की थोड़ी लाइनिंग लिख देना, आगे पीछे जैसे करके, कि बस आपको कीवर्ड्स के साथ एक लिंकिंग अप मिले, दैट्स इट। ऐसे करके ना सारे कीवर्ड्स लिखना है, ताकि जो कीवर्ड्स वाले चैप्टर आपके पूरे दिमाग में होने चाहिए। और डेली इस बुक को आपको पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। मैं बता रहा हूँ, स्टडी पीरियड में हो, कुछ रट्टे नहीं लगाने, अभी सिर्फ लिखना है और पढ़ना है। सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। और अगर प्रोफेसर ने आपको टेक्निक बताई, उस टेक्निक को फॉलो करके आपको सिर्फ पढ़ना है। रट्टे लगाने वाला फेज रिवीजन पीरियड में आएगा, अभी नहीं आएगा। अभी सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ रीड करना है, लेकिन याद रखना है डेली पढ़ना है, डेली। जैसे ग्रुप ऑडिट आपने चालू किया, ग्रुप ऑडिट पूरा खत्म हो, आपको डेली पढ़ना है, पढ़ा आपने, फिर ग्रुप ऑडिट हो गया, 3-4 दिन बाद फिर से एक बार ग्रुप ऑडिट पढ़ लिया, फिर 5 दिन बाद फिर से एक बार ग्रुप ऑडिट पढ़ लिया। ऐसे करके क्या होगा, ये सब्जेक्ट आपके कमांड में धीरे 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 आने लगेगा। ठीक है, चलो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है, नोट बना लिया, कीवर्ड लिख लिया, रिवाइज करना है डेली। और जो पी के चैप्टर है, जो ऐसे के चैप्टर है, जो कंपनी लॉ का चैप्टर है, उसको आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये थोड़े प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं, थोड़े टेक्निकल बेस्ड होते हैं, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। एंड मेक वन नोटबुक वेयर यू कैन राइट बिग केस सिनेरियो क्वेश्चन इन 2 to 3 लाइन। अब ये क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि फॉर एग्जांपल आपने पी के क्वेश्चंस देखने चालू किया। अब पी के क्वेश्चन बहुत बड़े 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 होते हैं, तो आपने उस पूरे क्वेश्चंस को पढ़ा, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक क्रक्स निकाल लिया कि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ये किया तो वो गिल्टी होगा, बस इतना ही लिखना है। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ये किया वो इस क्लॉज के अंदर गिल्टी होगा, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ये किया वो इस क्लॉज के अंदर गिल्टी होगा, अगर सीए ने ये किया वो इस क्लॉज के अंदर गिल्टी होगा। फिर जब आप कंपनी लॉ पढ़ोगे, कंपनी लॉ में कारों में अगर ये सिनारियो आया तो कारों के इस पॉइंट में जाएगा, ऐसे कर रहे हो, अगर ऐसा कुछ सिनारियो आया तो ये ऐसे एप्लीकेबल होगा। 2 से 3 लाइन में जस्ट लिखते हुए चलना है। एक अलग से बुक बनानी है, क्वेश्चन का क्रक्स लिखते हुए चलना है, सारे केस सिनारियो वाले क्वेश्चंस का। इसका बेनिफिट किधर होगा सर, बताऊंगा जब हम रिवीजन फेज में होंगे, और जब हम 1 डे बिफोर एग्जाम होंगे ना, इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, बहुत होगा। बट आपको बता रहा हूँ, अभी आप स्टडी फेज में होगा तो आपको ये चीजें इनकॉर्पोरेट करनी है। एक बुक बनानी है, जितने भी केस सिनारियो क्वेश्चन होंगे सबका क्रक्स 2 से 3 लाइन में। ठीक है, ये किस सिनारियो आएगा तो इसमें ऐसे 200 एप्लीकेबल होगा, इसमें ऐसे 300 एप्लीकेबल होगा, इसमें ऐसे 650 एप्लीकेबल होगा, व्हाटएवर द। एंड फ्रॉम डे 1 यू नीड टू वेरी क्लियर दैट दिस सब्जेक्ट इज अ गेम चेंजर। और आपको डे 1 से क्लियर हो जाना है। जब आप ऑडिट पढ़ोगे ना, देखो ऑडिट जैसा सब्जेक्ट है ना, सबको डराता है, बट हम डराएंगे नहीं, हम उसी को हराएंगे। हम ऑडिट सब्जेक्ट को हम नहीं डरेंगे, हम उसको हरा के खत्म करेंगे। तो डे 1 से आपको एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए, ये सब्जेक्ट गेम चेंजर है। आपको ये सब्जेक्ट आपकी नैया पार लगा देगा,
या तो आपको उस किनारे पे जाने से पहले ही रोक देगा। बहुत लोगों के क्या होता है, बहुत अच्छे नंबर आ रहे होते हैं, 52 एफआर में आ जाते हैं, 55 56 एएफएम में आ जाते हैं, बट जस्ट ऑडिट में नहीं आ पाते। इसके लिए उनको पूरा एफआर वापस पढ़ना पड़ता है और पूरा एएफएम वापस पढ़ना पड़ता है। और पूरा एफआर पूरा एएफएम वापस पढ़ना ना इज नॉट अ कि हाँ पढ़ा तो था चलो वापस पढ़ते हैं। जिसके ऊपर बीतता है ना उसी को पता चलता है कि पूरा एफआर वापस पढ़ना और पूरा एएफएम वापस पढ़ना क्या होता है। तो आप अब फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, ऑडिट में अपने को एग्जाम्शन आराम से देखो। मैं बोल रहा हूँ ऑडिट में एग्जाम्शन के लिए ज्यादा नहीं भागना है। ऑडिट के लिए आप एग्जाम्शन मत सोचो, ऑडिट के लिए आप मिनिमम 50 सोचो कि आपको मिनिमम 55 से 50 लाना है बस। जब आप ऑडिट में एग्जाम्शन के लिए भागोगे ना आपका दिमाग और तड़पने लगेगा, वो बोलेगा यार एग्जाम्शन चाहिए, एग्जाम्शन चाहिए, ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो। दोस्त मिनिमम 50 लाना है पास होने के लिए, ठीक है। हम 55 का टारगेट लेके चलेंगे और हम सीए के बच्चे हैं तो हमें पता है 55 जब हमारा टारगेट होता है ना तो हम खुद 80 पढ़ के जाते हैं। और एग्जाम में 80 नंबर का अटेम्प्ट अच्छे से हो गया ना तो आराम से 60 आपको मिल जाएगा। तो एग्जाम्शन का टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। जो बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई, जब आप हाउ टू स्टडी वाले फेज में हो तो अच्छे से कवर अप करना। और ये सब्जेक्ट आपको, आई एम विशिंग यू टू द गॉड कि आप अच्छे से ये सब्जेक्ट कवर कर लो। फिर जब हम हाउ टू रिवाइज वाले फेज में आएंगे उसके स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो दैट्स इट फॉर द डे एंड आई होप आपको एक गाइडेंस वीडियो समझ में आ रही हो। जैसा भी इसका आपका फीडबैक है आप फीडबैक फॉर्म भर के मुझे दे देना। एंड अगर आपको कुछ पर्सनल गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग सीए ऑल दिस थिंग तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल रहा होगा, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आपको 1-on-1 गाइडेंस लेना है आप टॉपमेट पे जाके वहाँ पे भी कर सकते हो। आने वाले अटेम्प्ट के लिए मैंने वो फ्री रखा है तो आप मुझे वहाँ पे भी रीच आउट कर सकते हो। अगर आपकी टाइमिंग उस टॉपमेट से मैच नहीं खा रही है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उस पर रीच आउट करके बोल देना कि अनदर टाइम चाहिए तो मैं स्लॉट उस हिसाब से एडजस्ट कर दूँगा। सो दैट इज़ फॉर दिस वीडियो। शेयर करो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि ये इंसाइट्स उनको भी मिले, ठीक है। एंड अगर आपको इंसाइट्स मिले हैं कुछ और आपके हाउ टू स्टडी वाले सजेशंस हैं तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो। दैट्स इट, फिर मिलेंगे, सायोनारा और फिर मिलेंगे दोबारा। चलो पिक्चर अभी बाकी।